Assalamualaikum, dear students. Today we are going to discuss about the second year chemistry from chapter number 7, which having name Fundamental Principles of Organic Chemistry. स्टूडेंट्स हम 6 चैप्टर्स जो पहले हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू की जाती है क्योंकि एक तो इसका वेटेज ज़्यादा होती है और एक लेंथी चैप्टर होते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 7 से लेके 13 चैप्टर तक, 7 to 13 चैप्टर, ये जो है टोटल 16 चैप्टर हैं। 7 से लेके 13 तक आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो वो पार्ट थोड़ा लेंथी है, कंसेप्चुअल है, और इसकी पेपर में वेटेज भी ज्यादा होती है, इसलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो आज चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करें जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये रिलेटेड पहला चैप्टर है। इसमें बेसिक बताई जाएंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, उनका ओरिजिन क्या होता है, वो लिए कहाँ से जाते हैं, उनकी इंट्रोडक्शन क्या है, उनकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, उनकी ओल्ड डेफिनेशन क्या है, उनकी थेरीज क्या है, उनको रिजेक्ट कैसे किया गया, डेवलपमेंट कैसे हुई, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे था। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसमें से कौन कौन सा एमसीक्यूज बन सकता है, ये कैसे शॉर्ट आ सकता है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन है, ये लॉन्ग नहीं आता, ये शॉर्ट आता है। इसमें से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस क्या होंगे वो हम देखेंगे। इसमें से एमसीक्यूज कौन सा पूछा जा सकता है, रीजनिंग क्वेश्चन कौन सा है, ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो अब पहला है इसका इंट्रोडक्शन है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पढ़ते क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। ऑर्गेनिक बेसिकली लफ्ज जो वर्ड ऑर्गेनिक है इसका मतलब है लाइफ, लिविंग, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसमें क्योंकि ऑर्गेनिक मैंने पहले कहा ऑर्गेनिक मीन लाइफ, ड्राइव फ्रॉम लाइफ, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। जैसे पौधे ग्लूकोज बनाते हैं, क्लोरोफिल और ये सूरज की रोशनी की मौजूदगी में तो हमारे पास ग्लूकोज बनता है, तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फ्रॉम लिविंग सोर्स है उसका, कौन सा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये इसकी ओल्ड डेफिनेशन थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ओल्ड डेफिनेशन ये है, द कंपाउंड्स which are obtained from living organisms such as plants and animals। उसके बाद उसको जब आगे प्रोसीड किया गया, जब उसकी मॉडर्न उसको देखा गया, रिसर्च की गई, तो पता ये चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन मजीद मॉडिफाई होकर ये आती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of, which tells us about the hydrocarbons and its derivatives। हाइड्रोकार्बन्स में आ जाएंगे कार्बन और हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव में क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं CH3OH मिथाइल अल्कोहल है, इसमें O आ गया, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, उसके अलावा कोई एलिमेंट आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, सल्फर आ जाता है, फास्फोरस आ जाता है, इसको हेटेरो एलिमेंट्स कहते हैं, जिसको आम जबान में हेटेरो कहते हैं, वो असल में हेटेरो है। हेटेरो एलिमेंट्स क्या होंगे, elements other than that of carbon and hydrogen, hydrocarbon and their derivative। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि ये मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। ओल्ड डेफिनेशन पहले बताइए कि द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद जो मॉडर्न डेफिनेशन हमने बताई है, डिस्कस किया, वो ये है, द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच टेल्स अस अबाउट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। व्हाट डज इट मीन, डेरिवेटिव कौन से होंगे, कैसे पता चलेगा डेरिवेटिव का, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो आपने आसान सा तरीका याद रखना है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट आता है, फॉर एग्जांपल मैंने CCl4 बोला, तो इसमें इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें क्लोरीन नजर आ रही है, तो इसमें क्लोरीन जो है ये हेटेरो एलिमेंट है, ये इसका डेरिवेटिव है। अब हमें कैसे पता चलेगा, कोई भी दुनिया का कंपाउंड दे दे, कैसे पता चलेगा, हाउ वी कैन डिटरमिन इज इट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और नॉट, कैसे पता चलेगा। तो एक आपने निशानी याद रखनी है, कार्बन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो बेसिक एलिमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट समझ ले, पैरामीटर समझ ले, स्टैंडर्ड समझ ले, उसको चेक करने का, जज करने का जो पैरामीटर है कि कैसे पता चलेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन इज नेसेसरीली प्रेजेंट, कार्बन जरूर प्रेजेंट होगी।
चाहिए, कार्बन जरूर होने चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि सर कार्बन ही क्यों जरूरी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इनका क्यों नहीं रोल, हम कार्बन को ही क्यों ले रहे हैं? तो उसका जवाब ये है बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कार्बन इसेंशियल इसलिए है, कार्बन जरूरी इसलिए है, बाकी बेशक कोई एलिमेंट ना हो, हाइड्रोजन भी ना हो, कार्बन हो तो वो ऑर्गेनिक। फॉर एग्जांपल CCl4 है, उसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन तो नहीं है ना, लेकिन ये फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आपका सवाल हो सकता है कि क्यों, वो इसकी रीजन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन है वो नेसेसरी है। उसकी रीजन बताता हूं, वो ये है कि कार्बन पूरे पीरियोडिक टेबल में वो वाहिद एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास जो है, जो मास नंबर है वो होल नंबर है। जैसे कार्बन 612 है तो इसका 12.00 है, 12 एग्जैक्ट वैल्यू है। बाकी जो एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का 8 15.996, तो ये पॉइंट्स में है, इशारिया में है, डेसिमल में है, फ्रैक्शन में। ये जो है इसका कार्बन का ये होल नंबर है। ये पहला पॉइंट इस हक में है कि कार्बन क्यों ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स अबंडेंस में हैं, कार्बन अबंडेंस में नहीं है, कार्बन के कंपाउंड अबंडेंस में है और स्टेबल है, इस वजह से कार्बन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेस ले रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि कार्बन कैटिनेशन शो करती है। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन ये होती है कार्बन कार्बन के साथ मिलकर लॉन्ग चेन बनाती है या रिंग बनाती है, जैसे रिंग, बेंजीन रिंग। तो कार्बन कार्बन के साथ मिलकर लॉन्ग चेन या रिंग बनाती है। इस एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को, प्रॉपर्टी को, कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं कैटिनेशन। तो ये कार्बन इसका मुजाहरा करती है। इसके अलावा कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाती है, मल्टीपल बॉन्ड भी बनाती है। सिंगल बॉन्ड का मतलब है सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब है डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कार्बन में एबिलिटी है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाती है। ये सारे पॉइंट्स इस हक में है कि कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड लिया जाए, कि एसेंशियल एलिमेंट लिया जाए, नेसेसरी लिया जाए एलिमेंट। किसके लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बच्चों पहचान क्या हुई? कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट देयर, कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट इन दोस कंपाउंड, इन दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जरूरी है, हाइड्रोजन ना भी हो फिर भी काम चल जाता है, कार्बन जरूर होनी चाहिए। अब कुछ ज़हन में सवाल आता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड है, जैसे आपको बताऊं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, साइनेट, इनमें कार्बन मौजूद है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। अब सवाल ये होगा कि सर आपने अभी कहा था कि इसमें कार्बन होनी चाहिए, अभी आप कह रहे हैं इनमें कार्बन होने के बावजूद भी। ये चंद देखकर मैं फिर दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कार्बन है बट they are considered as inorganic compound. कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनेट, ये कुछ चंद कंपाउंड है जिनमें कार्बन होने के बावजूद भी ये इनऑर्गेनिक है। उसकी रीजन ये है इनकी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच होती हैं, एक बात। दूसरी ये है ड्यू टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब है तारीखी इनका कोई है जिसकी वजह से हम मान लेते हैं कि ये इनऑर्गेनिक है। दूसरी बात ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच होती है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये इनऑर्गेनिक है। दो बातें कि ये कार्बन होने के बावजूद भी इनऑर्गेनिक क्यों। तीसरी बात ये याद रखिएगा कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका जो सोर्स है वो मिनरल्स है, नॉन लिविंग है। अभी कहा था कि जो ऑर्गेनिक है उनका सोर्स तो लिविंग होगा, इनका सोर्स क्या है? नॉन लिविंग है, इस मिनरल्स है। इसलिए इन कंपाउंड्स में कार्बन होने के बावजूद भी स्टिल दीज आर कंसीडर्ड एज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनेट, these compounds are considered as inorganic compounds। अब इसको आगे बढ़ाते हैं कि एक उसने दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी। स्टूडेंट्स ये नोट कर लीजिएगा 1809 1809 में 1809 में 1809 1809 में जैकब बर्जीलियस ने या जे बर्जीलियस ने या बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको थ्योरी कहते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। दिस विल टेल अस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कैसे? इस थ्योरी को स्पिरिचुअल फोर्स भी कहते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सेकेंड ईयर की स्पेशली बुक्स वगैरह में नहीं लिखा हुआ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक ये इसकी डेट कि जैकब बर्जीलियस ने ये थ्योरी कब दी थी, और ये वाइटल फोर्स थ्योरी दी किसने थी? जैकब बर्जीलियस ने। कब? 1809 में। इस फोर्स को कहते हैं, दिस फोर्स इज दिस वाइटल फोर्स थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड स्पिरिचुअल फोर्स। स्पिरिचुअल मैं बताता हूं ये क्या है। अब एक चीज याद रखिएगा कि ये याद रखा है, ये हमने देखना है कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी में हमने ये देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बनाया जा सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाया जा सकता, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बनाया जा सकता, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को साइंटिस्ट प्रिपेयर नहीं कर सकता, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट मैन मेड। ये जो ख्याल है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नहीं बना सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं तैयार कर सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं तैयार कर सकते, ये जो कंसेप्ट है, थ्योरी है, आइडिया है, ये वाला जो है, ये वाला इस थ्योरी को कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी मेड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते, लैब में हम खुद खड़े होकर प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये वाला जो आइडिया था, ये जो ख्याल है, ये जो थ्योरी है, इसको कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। और दी किसने है? जैकब बर्जीलियस ने, जैकब बर्जीलियस ने दी है। जैकब बर्जीलियस, ये बर्जीलियस का 1809 में। इसके बाद इसमें से पहला शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे समझ लें, यही बनेगा, फिर आगे भी इसको बताता हूं मैं। अब उसके बाद रोल ऑफ वोल्डर, कुछ बुक्स में वोल्डर लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में एफ डी वोल्डर लिखा हुआ है, कुछ में एफ वोल्डर लिखा हुआ है, कुछ में फ्रेडरिक वोल्डर लिखा हुआ है। ये सारे ठीक है, ये एक जर्मन साइंटिस्ट था, फ्रेडरिक वोल्डर, एफ डी वोल्डर या वोल्डर वाज अ जर्मन साइंटिस्ट। अब इसका क्या रोल है? ये इसको बानी माना जाता है, इसको बानी माना जाता है, ये बानी है। ये बानी इसलिए है कि ये आपको इसको कहते होते हैं वोलर इज, ये बात याद रखिएगा, वोलर इज अ फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो फादर है वो तो जाबिर बिन हयान है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बानी है वो वोलर है। वो कैसे? इस वोलर ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किया था लैब में, कुदरती तौर पे तो पाए जाते हैं, वो तो पहले कहा, जो इंसानों ने बनाया वो वोलर ने पहला बनाया। कैसे? उसने ऐसा किया है कि NH4CNO लिया, NH4CNO, ये अमोनियम साइनेट है, NH4CNO, NH4 होगा अमोनियम, CNO होता है साइनेट, इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो अमोनियम साइनेट। इसमें एक बात देखिएगा, अमोनियम जो होता है वो डेफिनेटली आपको पता है अमोनियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, साइनेट पे नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव से मिलकर बनता है, अपोजिट स्पीशीज अपोजिट चार्ज से मिलकर बनता है, तो ऐसा कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड इसमें मौजूद है और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वोलर ने क्या किया? ये कंपाउंड लिया, इसको हीट करके जो इस कंपाउंड में कन्वर्ट किया वो था NH2CONH2। ये यूरिया, जो जिस कंपाउंड से बनाया है यूरिया वो अमोनियम साइनेट था, जिससे बन रहा है वो। अब सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इस तरह है कि ये एक चीज देखें, NH4CNO अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए है, हालांकि मैंने अभी आपको कहा है कि NH जिसमें कार्बन हो वो ऑर्गेनिक है, या मैं क्या कह रहा हूं, इसमें कार्बन है उसके बावजूद भी इनऑर्गेनिक है। उसकी रीजन ये है कि ये जो अमोनियम साइनेट है इसमें आयनिक बॉन्ड है, इसमें आयनिक बॉन्ड मौजूद है। कोवलेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमेशा कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमेशा कोवलेंट बॉन्ड, यहां आयनिक है तो इसलिए ये इनऑर्गेनिक है। इसके बाद देखें इसको NH4 अमोनियम, NH4CNO जो अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हीट करके रीअरेंज करके जिसमें बनाया वो NH2CONH2 है, जिसको हम यूरिया कह रहे हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यहां सवाल ज़हन में आता है कि सर ये इसका फार्मूला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन जितने ऑक्सीजन है वहां भी इतने, लेकिन फिर इसमें फर्क कैसे करेंगे? ये एक बात आपने देखनी है, ये आपने एक बात इसको चेक करना है कि ये क्यों। इसकी रीजन ये है कि ये इनऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक है, इसमें आयनिक बॉन्ड है, उसमें कोवलेंट बॉन्ड है, इसलिए चेंज हो जाएगा। तो इसने, अब वोलर ने लैब में खड़े होकर अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया है, खुद बनाया इंसान ने। तो वो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो क्या कहती थी? वो ये कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नहीं बना सकते, लैब में नहीं प्रिपेयर कर सकते, तो वोलर ने बना दिया। तो वो वाला जो कंसेप्ट था, आइडिया था, ख्याल था, थ्योरी थी, वो गलत हो गई। तो ये इसमें एमसीक्यूज बनेगा, वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय, वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया, किसने गलत साबित किया, किसने उसको निगेट किया, किसने उसकी नफी की, किसने उसको गलत प्रूव किया? तो वो वोलर था। कब? 1828, वोलर 1828 में। इसको, ये जर्मन साइंटिस्ट था, मैंने पहले भी बताया, एफ डी वोलर भी कहते हैं। तो इसमें अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं NH2CONH2,
NH2CO NH2 इसको बॉन्डिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं NH2C डबल बॉन्ड ONH2, ये बॉन्ड बना के लिखा हुआ है, ये विदाउट बॉन्डिंग है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं NH2 दो है ना, तो इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं NH2 twice CO, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको इकट्ठा करके इसमें नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, सी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं N2H4CO। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CH4N2O। तो ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं किसकी, यूरिया की। तो यूरिया कैन बी रिटन इन डिफरेंट फॉर्म। तो किसी भी बुक में, किसी भी हेल्पिंग बुक में किसी तरह फार्मूला दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कैसे। तो ये हम मोस्टली ये देखें, ये जो मैंने लिखा CH4N2O, ये मीथेन नाइट्रेट नहीं है, मीथेन नाइट्राइट नहीं है, ये नाइट्रोमीथेन नहीं है, नो नो, ये CH4N2O है, ये यूरिया ही है, इसी की अरेंजमेंट है, इसमें हमने आगे पीछे लिखा है, ये याद रखिएगा। तो बच्चों इसमें से एमसीक्यूज क्या क्या बन सकते हैं। पहला एमसीक्यूज इसमें ये बन सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। मैंने पहले कहा है कि आपको इसमें बताऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग तो मैंने कहा ये बन नहीं सकता, शॉर्ट ही आएगा। एमसीक्यूज बता देता हूं। इसमें एक एमसीक्यूज ये आएगा कि वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित किसने किया, तो आपने कहना वोलर ने। कब, 1828 में। एक बात, मॉडर्न जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसका फादर कौन है, वो वोलर है। उसके बाद ये आ सकता है कि जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया गया, इंसानों ने बनाया, सिंथेसाइज किया गया, वो कौन सा, आपने कहना यूरिया। ये इस तरह सवाल आ सकता है कि यूरिया जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो कहां से बना था, तो आपने कहना अमोनियम साइनेट से। तो ये वाले इस तरह ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। उसके बाद ये इसमें से एमसीक्यूज कौन सा आ सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो पूछेगा क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ये डेफिनेशन होगी। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, वो देखें। पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनेगा कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। तो आपने कहना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन lab from inorganic compounds. This is called vital force theory, given by or put forwarded by Jacob Berzelius in 1809. अच्छा, इसके बाद क्या ये सवाल आ सकता है, how the vital force theory was rejected. vital force theory को रिजेक्ट कैसे किया गया, तो आपने वोलर का काम लिख देना। ये सवाल इस तरह भी आ सकता है, how the vital force theory was rejected, या what is the role of Wöhler in organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वोलर का रोल क्या है, या what is the development made by वोलर। वोलर का काम क्या था, वोलर ने क्या डेवलपमेंट की, इंप्रूवमेंट की। या ऐसे सवाल भी आ सकता है, what was the first organic compound prepared in lab and how was it prepared, और कैसे बनाया गया। ये सवाल मुख्तलिफ है, इनका जवाब एक ही है। जवाब क्या है, आपने कहना है in 1828 वोलर prepared an organic compound which was a urea from inorganic compound which was ammonium cyanate. He heated ammonium cyanate and converted it into urea. After this development, आपने इस सवाल के जवाब में ये रिएक्शन लाजमी लिखना है। अमोनियम साइनेट की जो कन्वर्जन हो रही है, रीअरेंजमेंट हो रही है, किसमें, यूरिया में। तो बच्चों आपका इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। ये आप कमेंट्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।